चाहे स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एंट्री टेस्ट की कर रहे हो, चाहे CSS की कर रहे हो, ये टेक्निक हर जगह काम आए। रॉबिन्सन उसका नाम, 1946 के अंदर उसने एक किताब लिखी अफेक्टिव स्टडी। उसमें से एक आर्टिकल मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। उस किताब में से अफेक्टिव स्टडी के अंदर लिखा हुआ था एक टेक्निक, स्टडी टेक्निक लिखी हुई थी उसने, SQ3R। ये हम डिस्कस करेंगे आज। ये हम एक ऐसी टेक्निक आज सीखने लगे हैं कि अगर हम इस टेक्निक को सीख गए, इस टेक्निक की मदद से जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। ये जो जितने प्रॉब्लम मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए थे, पेपर में बैठ के चीज़ें याद नहीं आती, समझ नहीं आता, ये क्वेश्चन उसने पूछा क्या, इसमें लिखूं क्या। बाजुकात ये पता है मुझे सारे आर्टिकल, सारे थ्योरी के टॉपिक आते हैं, लेकिन जो ये पूछ रहा है मैं लिखूं क्या, इसमें कौन सा टॉपिक बना के लिखूं इसमें से। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जितने भी बेटा मैंने क्लास के शुरू में, अभी सेमिनार के शुरू में ये बातें की हैं, वो सारे आंसर अब मैं इसमें देने लगा। सबसे पहला ये SQ3R का मतलब क्या, S, अभी मैं बताता हूं, Q3R का मतलब है R 3 दफा लिखना है। पहली मिस्ट्री तो खत्म हो गई ना। SQ3R का मतलब क्या है, SQ3। सबसे पहला S जो है, इट स्टैंड फॉर सर्वे। मैंने S के सामने अभी क्या लिखा था, S फॉर सर्वे। ये सर्वे क्या है, याद करें कल मैंने आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई थी जब हम चैप्टर नंबर 8 वेव पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा था बेटा हमने कोई चीज़ नहीं पढ़नी, सिर्फ ना पेजेस को पलटना है, इस चैप्टर की तस्वीरें देखनी है, इस चैप्टर की हेडिंग्स पढ़नी है और सब हेडिंग्स पढ़नी है कि अच्छा आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। इस चीज़ को उस बंदे ने नाम दिया था सर्वे। किसका नाम दिया था, S फॉर सर्वे, के सबसे पहले अपने चैप्टर का सर्वे करो। और ये सर्वे 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कल याद है जब मैंने एक्टिविटी के लिए टाइम का, मैंने कहा था जल्दी जल्दी, डेप्थ में नहीं पढ़ने बैठना, नो नो नो, 2 से 3, कितना भी बड़ा चैप्टर क्यों ना हो, या 2 मिनट में, या ये पहला 3 मिनट का स्टेप सबको समझ आ गया। जब भी बेटा किसी भी, मैथ फिजिक्स को छोड़ो मेरे सब्जेक्ट, आप कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एंट्री टेस्ट की कर रहे हो, चाहे CSS की कर रहे हो, ये टेक्निक हर जगह काम आए। पहले सोचो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले सर्वे करना है मैंने चैप्टर का। 2 मिनट के अंदर मैं सब कुछ गो थ्रू कर लूं कि अच्छा ओके क्या क्या आने वाला है। उससे एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि नहीं कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। ये जनरल फिजिक्स है, ये थर्मल फिजिक्स है, ये ऑप्टिक्स है, ये वेव है, ये क्या बात करने लगा, आइडिया हो जाएगा। लो जी, सब मैं उम्मीद करूं पूरी क्लास को सर्वे समझ आ गया। बेटा दूसरा पार्ट, Q फॉर क्वेश्चन। Q फॉर, बड़ी प्यारी टेक्निक है ये। उसने कहा आप अपना चैप्टर पढ़ने से पहले, जब सर्वे का काम खत्म हो जाए ना, तो सबसे पहले उस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ लो। आप आंसर कोई भी नहीं दे सकेगा, चैप्टर ही नहीं पढ़ा। चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग, कहता है नो, तुम पहले क्वेश्चन पढ़ लो और पढ़ के अच्छा ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। एक आइडिया हो जाएगा कि वो किस किस्म का नॉलेज आपसे मांग रहा है, कि इसके पढ़ने के बाद जब ये वाला लफ्ज आया तो आपके कान खड़े हो जाएंगे ना, ओ ये वाली बात पूछी थी उसने एंड पे, मुझे आनी चाहिए, कॉन्शियस हो जाओगे। गैर ज़रूरी चीज़ों को तवज्जो नहीं दोगे। थ्योरी में पढ़ते 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 आया। अब मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा कि हाइजेंस प्रिंसिपल था, उसने ये कब किस साल ये बात प्रिंसिपल लॉन्च किया था, उस वक्त तो तुम्हें नहीं आता, लेकिन जब आर्टिकल पढ़ते पढ़ते आएगा कि 1980 या फलां, तो फौरी हाँ ये उसने पूछा था, इसका मतलब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए। कुछ बातें मैं समझा पा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन का मतलब कि सबसे पहले चैप्टर का सर्वे करो, फिर उसके सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लो, या न्यूमेरिकल को बहुत कीन होके नहीं, मोटी मोटी निगाह में। ये काम भी बेटा 2 से 3 मिनट में करना चाहिए, 4 मिनट 5। अब ये डिपेंड करता है चैप्टर टू चैप्टर। ये देखो, ये उसने आपको एक स्मार्ट वर्क की टेक्निक सिखाई है। जो आज मैं आपसे ये बात करने लगा हूं, मैं जब भी स्मार्ट वर्क के ऊपर वर्कशॉप करता हूं तो SQ3R उस चीज़ का लाजमी पार्ट होता है, क्योंकि ये स्मार्ट वर्क की ही तो एक टेक्निक है। ये आपको कम वक्त में ज़्यादा काम करना सिखा रहा है, अच्छे नताइज लेना सिखा रहा है। सबसे पहले सर्वे, उसके बाद क्वेश्चन। अब क्वेश्चन, अब अगली बात सुनो कि भाई अगर तुम्हारे पास तुम्हारा ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम है, 5 साल के पेपर हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ो कि पेपर वाला कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें से। एक मैंने पहले क्वेश्चन बताया कि बुक के ही क्वेश्चन पढ़ लो कि बुक में इससे क्या रहे, फिर देखो कि इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड वाला क्या पूछ रहा है आपसे। 4-5 साल के पेपर आए हुए होंगे ना,
बच्चे आपका सोचने का अंदाज और एक आम बंदे का बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। तुमने क्वेश्चन पढ़ लिए पहले, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वाले पे हम टिक करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वे देख लिया, चैप्टर किस किस्म का, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मोटी मोटी हेडिंग्स। फिर आती है आपकी क्यू दोनों तरह के बेटा, चैप्टर के एंड के क्वेश्चन भी और पास्ट पेपर भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो देख लो इसमें से वो किस अंदाज से सवाल पूछता है। हमने उस अंदाज से, जब तक हम नहीं सोचेंगे हम उसका आंसर। थर्ड चीज आती है बेटा पहला आर। अब ये 3 आर हैं, हर आर का मतलब मुख्तलिफ है। पहला आर है रीडिंग। पहला आर क्या है? अब यहां पे मैं कुछ अपनी चीजें खुद ऐड करने लगा हूं, जो ऑथर का नहीं मुझे पता उसने इतनी डेप्थ में की है। पहला है रीडिंग। अब रीडिंग किस तरह की वो मैं बताता हूं आपको। बच्चे जो पहली दफा चैप्टर की रीडिंग होती है वो कभी भी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करते, वो बहुत ज्यादा समझने की नीयत से नहीं पढ़ते। अजीब बात कर रहा हूं, आपने चैप्टर खोला है ना, अब रुकना नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं हर स्टेप समझ के पढ़ूं। पहली जो रीडिंग होती है वो फास्ट होनी चाहिए, मोटी मोटी गो थ्रू करना है। बात समझ आ रही है? फंसे बगैर, जहां फंसे हो ओके पॉज, पेंसिल हाथ में होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क, मैं देखता हूं क्या होता है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूं जो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। आप स्टक हो गए, ये वेवलेंथ कहां से आई, लगे रहे पिछले दोबारा सारे सफ़े पढ़े कि इसके बारे में कहीं जिक्र है, घंटा ज़ाया कर दिया, नीचे भी पढ़ा नहीं जवाब, पता चला एक सफ़ा छोड़ के इसका आंसर उसने खुद बताया हुआ। कितना वक्त ज़ाया कर दिया आपने। बात समझ आ रही है? सम टाइम वो पॉइंट 1-2 पेजेस के बाद क्लियर अच्छा लिखा हुआ होता है, तुम स्टक ही वहीं पे हो गए, तुम्हें पता ही नहीं है अगली किस्त में क्या होने वाला है, अगले पेज पे क्या होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा पहली है रीडिंग, बट रीडिंग भी मस्ट बी फास्ट, इतनी ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी दफ़ा जो रीडिंग है वो अब इस नीयत से करनी है रीडिंग आपने। अब ज़रा सोचना कि मुझे अब बात समझ आनी चाहिए, मैं एक दफ़ा सारा गुजार आया हूँ, 1 to Z तक आर्टिकल पढ़ लिया। अब इस नीयत से पढ़ो कि ओके अब मुझे इसका मास्टर बनना है, अब ये टॉपिक मुझे समझ आना चाहिए, अब मैं सेव करूँगा। आर है फॉर रिकॉर्डिंग। फॉर रिकॉर्डिंग भी इसका एक नाम है और इसका दूसरा नाम रिसाइट भी है। तो मैं पूरा टॉपिक समझ आ गया, अब अपने आप को सिग्नल देना है, आओ जी रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको मुझे समझ आ गया, कल सर ने कैसे बीट्स बनाई थी, कल मैंने बीट्स बनाई, इंटरफेरेंस पढ़ाई वेव की, तो अब आपने उसको कहना है समझ मुझे आ गया है, अब मैं कैसे बयान करूंगी ये तो मुझे सीखना है ना बेटा। गर्ल्स बात समझ आ रही है? बॉयज़ मेरी आवाज़ आ रही है वहाँ तक? अब आप अपने आप को सिग्नल कैसे देंगे बेटा? 3 तरीके होते हैं। जितनी ज़्यादा आप अपने माइंड को सेंसेस इन्वॉल्व करते जाओगे, चीज़ उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके मेमोरी में स्टोर होती रहेगी। आपने सिर्फ आंखों से देखा है तो सिर्फ आईज का सेंस आपके माइंड को सिग्नल दे रहा है ना। आपकी बॉडी का सिर्फ एक सेंस यूज हुआ, आंखें, आपने देख रहे हैं, खामोश बैठे हैं, आपकी मेमोरी के ऊपर इसका कम असर डालेगा। अगर आप इसे ऊंचा बोल देंगे, रिसाइट इसलिए मैंने कहा, रीड और चीज होती है, बुक रिसाइट का मतलब जैसे हम तलावत करते हैं ऊंची से, जब आप ऊंची से कर देंगे कि अच्छा फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब मैंने क्या किया, अगर मैं ये पढ़ता तो और बात थी, अब मैंने अपनी जबान भी इस्तेमाल कर ली दूसरी से। तीसरा, मेरे कानों ने सुना भी, अब मेरा सिग्नल ज्यादा एसोसिएट हो गया कि नहीं मेरे माइंड में। मैंने पढ़ा भी था, मेरी आंखों ने देखा भी था, मैंने बोला भी था और मेरी आवाज मेरे कानों में भी। ये वीडियो और ऑडियो सिंक होकर आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। अब मेमोरी, अब आपकी वो चीज ज्यादा स्ट्रांग होती रह रही है कि नहीं बेटा? इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग, कि अपने आप को रिकॉर्ड करवाओ। बेटा बात सबको समझ आ गई है? रिसाइट का मतलब है उसको आप ऊंचा बोलें, लिखें, लिखने से भी हो। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर आप हमें दिखा दें, हमें सुना दें, हम पेपर में वो चीज़ लिख ही नहीं सकते जब तक मैं एक दफ़ा हाथ से ना लिख दूँ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो कहते हैं एक दफ़ा सर मैंने हाथ से लिख दिया, साल बाद भी मुझे भूलती नहीं है चीज़। मैं चीज़ों को किसी के साथ एसोसिएट करके मेमोराइज करता हूँ। अब किसी का नाम है, आप सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं, तो मुझे जिसका नाम याद करना होता है मैं फौरी मिला के कहता हूँ हाँ मेरे हल्का अहबाब में ऑलरेडी इस नाम का कौन बंदा है, ओके ये। अब कोई अहमद है तो मुझे उसका नाम कभी भी नहीं भूलेगा, मेरे छोटे भाई का नाम अहमद अली है, कभी भी नहीं भूलेगा। बात समझ आ रही है? तो फौरी देखें, अच्छा ये वाली बात, हाँ इसका उस चैप्टर से लेना देना था, अब नहीं भूलूंगा। अपने आप की अपनी मेमोरीज को टैग, इसके ऊपर मैं एक अलग कभी वर्कशॉप करूंगा कि मेमोरीज को टैग कैसे करते हैं। मैं पुरानी से पुरानी बात याद, थोड़ी देर सोचूंगा, कड़ियों से कड़ियां मिलाऊंगा, उसको रिकॉल कर लूंगा, ये बात मैंने फलां साल इसको पढ़ाई थी, ऐसे
मैंने अपनी मेमोरीज को टैग करके रखा हुआ अपने माइंड में, इसके ऊपर कभी लेक्चर दूंगा, टेक्निक सिखाऊंगा। ये बेटा आखिरी आर रह गया, जिसका ये नहीं है बेटा, ये सब कुछ फजूल है। ये इतना इंपॉर्टेंट आर है। आपका छोटा सा टेस्ट ले लूं एक, एस फॉर क्यू फॉर आर फॉर शाबाश, रिसाइट या रिकॉलिंग। आखिरी आर, दिस इज फॉर रिव्यू, दिस इज फॉर, जिसने ये नहीं किया जीरो सब कुछ। अब रिव्यू करना का मतलब क्या है, ये तो नाम लिखा ना, अब इसकी हर चीज़ की मैंने डेप्थ बताई है ना बोल। अल्लाह ताला का वैसे एक बड़ा एहसान है हम पे कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। ये बुरी बात नहीं है, ये एक एहसान है, वरना आपकी ज़िंदगी में आया हुआ एक गम आपको मारने के लिए काफ़ी था। ये तो शुक्र है दिन गुजरते हैं हम बात की इंटेंसिटी को भूल जाते हैं। किसी का एक मर्ग हुआ हो तो उसकी तो दुनिया फना हो जानी चाहिए। धीरे धीरे टाइम, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। कोई दुख, कोई पेन, कोई हादसा आपकी आंखों ने देखा, शुक्र करो आप उसको भूल रहे हो, माइंड भुला रहा है। एहसान है कि नहीं अगर इस पैराडाइम में मैं सोचूं। दूसरी और चीज़ कि शुक्र है तुम्हारे जहन गैर ज़रूरी चीज़ों को नहीं पकड़ लेता। आज जब तुम इस इदारे में आ रहे थे, घर से चले, कितनी गाड़ियां तुम्हारे पास से गुजरी? यस गुजरी, शुक्र है तुम्हें याद नहीं। गैर ज़रूरी डाटा है ना, बात समझ आ रही है। लेकिन अपने माइंड को अगर एक खास सिग्नल दे दें तो वो इस तरह का गैर ज़रूरी डाटा भी सेव करने लग जाता है। अब तीसरे आर की तरफ आता हूं कि आपने रिव्यू कैसे करना है। माइंड को बताना होता है, माइंड को तो चल रहा है, अब जैसे रिकॉर्डर का बटन ऑन है, रिकॉर्ड हो रहा है, हर अच्छी बुरी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। जो काम की चीज़ थी इसको रिकॉल करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा अभी जहन में डालूं ना कि फलां शख्स, वो जो गाड़ी में से जिसने रैपर फेंका था आज, सोचो उस गाड़ी का कलर क्या था, अभी तक तुम्हारे लिए गैर ज़रूरी चीज़ थी। थोड़ा सा जोर डालोगे तो हाँ वो शख्स ने, सर रेड कलर की गाड़ी थी उसकी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिग्नल दिया माइंड को, उसने अभी करीब की इंफॉर्मेशन थी उसमें ढूंढ के निकाल दिया, हालांकि गैर ज़रूरी चीज़ थी। बेटा रिव्यू का मतलब ये होता है कि माइंड को कहना होता है, वो जो मैंने तुझे रिकॉर्डिंग नहीं करवाई थी ज़रा सुना तो। रिव्यू 24 घंटे के अंदर करना होता है, इसकी रिसर्च है। रिव्यू के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। इसलिए मैंने तुमसे उस दिन अहद, कमिटमेंट करवाई थी, एक वादा लिया था कि मुझसे वादा करो, एक हलफ लिया था कि हम जाके आपका पढ़ाया हुआ सिर्फ 20 मिनट पढ़ेंगे डेली, याद है? वो इस वजह से लिया था कि 24 घंटे के अंदर उसको रिकॉल कर लो। तो माइंड को लगता है ये कोई काम की चीज़ थी, इसको महफूज रखना, ज़ाया नहीं करना। हमारे एक बेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। रैम और रोम और हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सिस्टम ऑफ हुआ, शट डाउन किया तो कई चीज़ें वैनिश हो जाती हैं ना, जो हार्ड डिस्क में ना पड़ी हों। आपने 24 घंटे सोने से पहले अगर उसको रिकॉल नहीं करवाया, सोए तो वो 70-80% वॉश हो जाती है। तो 24 घंटे सोने से पहले अपने माइंड को कहा करो हाँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइंड को सिग्नल चाहिए, वो कर देगा। तुमने सिर्फ उससे सिग्नल, तुम्हें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नहीं आती, NLP। मैंने जब NLP सीखी थी मेरी लाइफ आसान हो गई। यकीन करें मेरे MSc में टॉप करने में सबसे बड़ा हाथ इस टेक्निक का था। मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि इसका कोई नाम भी है। जब मैंने अब पढ़ी तो मैंने कहा ये तो मैं कर रहा था। बात समझ आ रही है? पता नहीं था, इससे मिलती हुई जुलती चीज़ें कर रहा था। तो अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करेंगे? 24 घंटे से पहले उसे रिकॉल करेंगे। सर से मैं आज मैंने आपको अभी टॉपिक पढ़ाना है, इसके बाद स्टेशनरी वेव। तो बेटा घर जाके कहेंगे अच्छा बात सर ने शुरू कहाँ से की थी, यूं 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 यूं, उसको सिग्नल दे दिया। अच्छा उसके जहन में ये कोई अहम चीज़ है, लेकिन कुछ देर के लिए आप किसी का फ़ोन नंबर रिकॉर्ड लेते हैं, थोड़ी देर आपका माइंड याद रखता है। आप ना लिखें, अभी मुझे लिख के सुना भी दें, कल नहीं याद होगा फ़ोन नंबर, क्योंकि माइंड को लगा इसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है, फिर वैनिश। यस और नो? बेटा जब आपका ये स्टेप हो जाए 24 घंटे के अंदर अंदर, फिर दूसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको 1 हफ्ते के बाद सिग्नल देना होता है, पूरा 1 हफ्ता गुजरने के बाद। सर ने पिछले हफ्ते क्या पढ़ाया था? माइंड को कहना पड़ेगा। माइंड आपका ट्यून हो जाएगा, ओ यार ये तो पुरानी बातें मुझसे पूछने लग गए। माइंड को आज तक आदत नहीं थी कि तुम मुझसे पुरानी बातें पूछ रहे हो। यही तो बात है कि बच्चे पेपर वाले दिन बैठ के बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन वो अपने दिमाग से, अपने माइंड से वो चाह रहे होते हैं जिसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई। मैं तुम्हें तैरना ना सिखाऊं, जाके पानी में धक्का दे दूं, उम्मीद करूं तुम तैर लोगे? तुमने सीखा ही नहीं। पेपर वाले दिन बच्चे और बच्चियां ये क्यों ब्लैंक हो रहे हैं? सर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। ओ भाई तुम उससे वो डिमांड कर रहे हो जिसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई। क्या तुमने उससे उस दिन पूछा था? 1 साल बाद की तुम बात पूछ रहे हो,
उसे प्रैक्टिस करवाई थी 24 घंटे के अंदर। अगला स्टेप होता है स्टेप नंबर 2, बेटा एक वीक के बाद उससे पूछना कि पिछले वीक्स क्या क्या मैंने पढ़ा था मुझे बता। अगर कहीं पे भूल रहे हो उसको रिकॉल कर दो, वो फौरी उसको स्टोर कर देगा कि भाई ये। फिर थर्ड स्टेप होता है 1 महीने के बाद। अब बात समझ आई है बच्चे? ये स्टेप जिसके हो जाएं वो आपकी ऐसी परमानेंट मेमोरी में सेव कर देगा कि आपको 5 साल बाद भी उससे पूछोगे ना कि रिपल टैंक क्या है, वो बताएगा तुम्हें। तुम्हारा माइंड बताएगा कि भाई ये सवाल इसने मुझसे जिंदगी में पहले भी 3 दफा पूछ चुका है। एक 24 घंटे के अंदर पूछा था, एक इसने 1 हफ्ते बाद पूछा था, एक इसने 1 महीने बाद भी पूछा था। ये कोई बड़ी ही खास चीज है इसकी नजर में कि आप सब कुछ कर रहे हो, आपको ये आर का ना पता हो, सारी मैंने जाया है कि नहीं? आपने रीडिंग भी की, सर्वे भी किया, पास्ट पेपर भी पढ़े, रिकॉल भी किया, लिखा भी, लेकिन ओ आखिरी आर भूल गए, अपने आप को रिकॉल करवाना भूल गए। आर फॉर रिव्यू भी रिकॉल भी कहते हैं। ओके जी, टेस्ट ले लूं छोटा सा? आर यू रेडी? क्या SQ3R का मतलब पता है आपको? ओके जी, SQ3R, पहला S, दूसरा Q, R फॉर रिकॉल या रिव्यू। इसको हर सब्जेक्ट पे लगाएं, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा।